सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े पेश कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर 6.3% रही। जीडीपी के आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। दूसरी तिमाही में विकास दर के आंकड़े पहली तिमाही से भले ही कम हैं, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए इन्हें संतोषजनक माना जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष की समीक्षा तीन तिमाही में ग्रोथ रेट के लिए कराए गए पोल में अर्थशास्त्रियों ने इसके 6.2% रहने का अनुमान जाहिर किया था। आरबीआई ने बीती तिमाही में जीडीपी की विकास दर लगभग इतनी ही रहने का अनुमान लगाया भी था। जीडीपी के आंकड़े जारी करते हुए कहा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 38.17 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 35.73 लाख करोड़ रुपए पर थी। देश का जीएवी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इस तिमाही में 5.6% रहा, जबकि अप्रैल जून तिमाही में ये 12.7% था। वहीं पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 8.3% रहा था। आपको बताएं कि पिछली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में विकास दर 13.5% रही थी। भले ही भारत की जीडीपी ग्रोथ इसके मुकाबले कम है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत के हालात काफ़ी बेहतर हैं। जहां एक तरफ दुनिया भर में मंदी की आशंका बढ़ रही है, ब्रिटेन जैसे विकसित देश मंदी के वहां पर साफ तौर पर जो आसार है वो दिखने शुरू भी हो गए हैं। ऐसे में भारत की इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो बेहतर मानी जा रही है। लेकिन आज का ये जो पूरा आंकड़ा सामने आया है जीडीपी का, उसकी और बारीकी से पड़ताल करने की भी आवश्यकता है। बिटवीन द लाइंस क्या है, स्टोरी क्या है, ग्रोथ की स्टोरी, भारत की कहानी क्या नजर आ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान ईवाई इंडिया में चीफ पॉलिसी एडवाइजर डीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, आज के आंकड़ों पर आपका नजरिया क्या है? क्या अनुमान के मुताबिक इसे कहा जाएगा या कुछ और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुख्य प्रश्न ये है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मीडियम टर्म में 7% ग्रोथ को पूरा कर पाएगी, यानी अगले 3-4 सालों में 7% का औसत ग्रोथ दिखला सकेगी कि नहीं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही रास्ते पर है। अगर पूरे फर्स्ट हाफ को देख लिया जाए तो ग्रोथ रेट करीब करीब 9.7% है और आरबीआई का अनुमान लगभग इतना ही था। और अगर आरबीआई का अनुमान अगली छमाही के लिए देखा जाए जो कि 4.6% है, तो दोनों को मिलाकर पूरे साल का जो की समृद्धि दर जो है लगभग 7% होनी चाहिए, विच इज वेल ऑन कोर्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या FY24 में जो बजट आएगा उसकी सहायता से अगले सालों में भी हम लोग कम से कम 2 चीजें कर पाएंगे। एक तो ये कि समृद्धि दर को कम से कम 6.5 to 7% के बीच में रख पाएंगे और फिस्कल डेफिसिट जो केंद्रीय सरकार की है जो कि बजटेड करीब 6.4% है, उसको कम करते करते धीरे धीरे हम लोग उसको जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है और जिसका लक्ष्य 3% है वहां तक ले जा सकेंगे। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नीति निर्धारक हैं वो इसको सही दिशा में ले जा रहे हैं। समृद्धि को बहुत सपोर्ट मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से, और ये बात साफ होती है अगर हम लोग देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस और अदर सर्विसेज में ग्रोथ कितनी है, तो इस क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो करीब करीब 14.3% है, जो कि बहुत हेल्दी ग्रोथ मानी जाएगी। लेकिन एक जगह सर थोड़ा सा चिंता बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो कि माइनस में चली गई है। डी ग्रोथ के इसकी वजह से आप कुछ इम्पैक्ट देख पा रहे हैं या आपको इसके कारण कुछ समझ में आए? सेक्टोरल पर्सपेक्टिव में जब देखें तो 2 चीजें साफ नजर आती हैं। एक तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में नेगेटिव ग्रोथ दिखलाई पड़ रही है इस तिमाही में, मगर जो सही कंपैरिजन है वो ये करना चाहिए, इसको कंपेयर करना चाहिए पिछले साल से नहीं, इसको कंपेयर करना चाहिए प्री कोविड यानी 19-20 का जो लेवल था उसके हिसाब से, और वो कंपैरिजन करें तो ये -4.3 ना हो करके
पॉजिटिव 6.3 है। इसी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट का जो ग्रोथ इस तिमाही में 14.7% दिखलाया जा रहा है, वो बहुत हेल्दी है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसको प्री कोविड लेवल में करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कंपेयर करें तो खाली ग्रोथ 2.1% आता है। यानी 14.7 पॉजिटिव है, लेकिन सच में उतना अच्छा नहीं है अगर प्री कोविड कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का -4.3, अगर सीधे सीधे देखें तो लगता है कि जैसे एक नेगेटिव सिग्नल आया है, लेकिन प्री कोविड कंपैरिजन में अभी भी ये पॉजिटिव है। लेकिन सर मैन्युफैक्चरिंग ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट भी घटा है जो हमने पिछली बार डेटा देखे थे। तो आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए या इसको स्पेसिफिकली एड्रेस करना पड़ेगा? नहीं, एड्रेस तो जरूर करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट को बहुत से चैलेंजेस आए, इसलिए कि जो विश्व बाजार में मंदी का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए, और सप्लाई साइड में बहुत सी रिजिडिटीज हुई और क्रूड की प्राइसेस बढ़ती गई विश्व बाजार में, उसका भारत पर बहुत असर पड़ा है। और बाकी दुनिया में रिसेशन हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, जिससे एक्सपोर्ट की डिमांड कम हुई है। तो और उससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी लिंक्ड है। तो ये चिंता का विषय जरूर है। और जहां तक सरकार की भूमिका का सवाल है, तो सरकार डिमांड को सपोर्ट कर रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिमांड भी है, बाई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको जिस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, वो असली परिप्रेक्ष्य ये है, पहला सवाल, कि क्या इंडियन इकोनॉमी अब कोविड के बाद नॉर्मलाइज हो गई? और उसका उत्तर यह है कि हम लोग करीब करीब नॉर्मलाइजेशन पर पहुंच गए। और ट्रेड, होटल सेक्टर में पहले तिमाही में हम लोग नेगेटिव में थे, लेकिन अब करीब करीब जो है वो हम लोग बराबर पहुंच गए। अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है पूरे छमाही को देखें, लेकिन अगले 2 क्वार्टर्स में पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो जो अगला साल है उसमें एक तरह से पहली बार ऐसा होगा कोविड के बाद कि इंडियन इकोनॉमी नॉर्मल ग्रोथ की ओर बढ़ चलेगी, और तब नॉर्मल ग्रोथ ड्राइवर्स जो है ऑपरेट करने लगेंगे। इसमें कितने क्वार्टर आप कह रहे हैं सर लगेंगे अभी? इसमें 2 क्वार्टर और लग जाएंगे, और वो भी खाली एक सेक्टर के लिए, ट्रेड, होटल्स वाला जो सेक्टर है। लेकिन ये सेक्टर जरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, और यही वो सेक्टर था जो सबसे ज्यादा सफर किया था, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर भी है। तो कोविड का जो नेगेटिव प्रभाव था सबसे ज्यादा इसी के ऊपर पड़ा था। एक और सेक्टर है सर, उसमें कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है उसमें भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने जॉब जनरेटिंग सेक्टर की बात करी, अभी हम इसमें देख रहे हैं कि सालाना आधार पर इसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ घटी है। तो इसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं सर? देखिए, कंस्ट्रक्शन में जो अगर सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ देखें पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो वो ग्रोथ जो है वो करीब करीब जो है वो 6.6 है। जबकि अगर हम लोग FY20 से कंपेयर करें प्री कोविड, तो वो 7.6 है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्री कोविड नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है। ओके। नॉर्मलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जामिन करें इन आंकड़ों को, तो हम लोग सारे सेक्टर्स में नॉर्मलाइज हो गए एक्सेप्ट ट्रेड, होटल्स, उसमें जरा सा मार्जिन रह गया। 1 या 2 क्वार्टर और लगेंगे, हम लोग पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक सर इकरा की रिपोर्ट कह रही थी, जिसमें मैं पढ़ रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस था पिछले बजट में सरकार का, और सरकार ने कहा था कि भाई जीडीपी ग्रोथ हासिल करने की के लिए हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना आ नहीं रहा है। लेकिन अगर हम पहली छमाही में अगर हम देखें तो हमारा खर्च कम रहा है। इकरा कह रही है कि अगर टारगेट आपको पूरा करना है तो आपको 57% बढ़ाना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या हम वाकई में इकरा जैसा कह रहा है कि हम टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे? आपको भी लग रहा है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 बातें हैं। एक तो यह है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर इकट्ठा करके देखा जाए तो क्या परिप्रेक्ष्य बनता है, और प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो पिकअप कर रहा है, क्योंकि इसका एक दूसरा जो इंडिकेटर है वो है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो की क्या स्थिति है।
तो वो 70 से 75% के बीच में चल रही है, जो कि एक अच्छा बेंचमार्क माना जाएगा। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर ने काफी एम्फेसिस दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के एक्सपेंशन पर, और एक फिस्कल सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। इनफैक्ट इसका एक फिस्कल पर्सपेक्टिव है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पहले 7 महीने में देखा जाए, इत्तेफाक से आज ही सरकारी केंद्रीय सरकार के जो वित्तीय परफॉर्मेंस है उसके नंबर्स भी आए हैं, तो उसके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ जो है बहुत रोबस्ट है। और जो टैक्स रेवेन्यू परफॉर्मेंस है वो जो बजटेड एस्टिमेट्स थे उनके कंपैरिजन में 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान बन रहा है, अगर जो सीजीए के नंबर है उनको पूरे साल के लिए प्रोजेक्ट किया जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बजटेड नंबर्स के हिसाब से जो खर्चे चल रहे थे उससे कहीं ज्यादा संभावना है सरकारी खर्च को बढ़ाने की, और मुख्य जो एम्फेसिस होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही बढ़ाने की होगी। तो ये स्टिमुलस बनेगा और इससे प्राइवेट सेक्टर भी जो है उसका इन्वेस्टमेंट इंड्यूस होगा। ठीक। अच्छा, आज सर बड़ा एक दिलचस्प बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आया और उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक जो है वो महंगाई थामने में नाकाम रहा है, और एक तो उन्होंने स्वीकारोक्ति दी, एक तो दूसरा थोड़ा सा वो चिंता भी जाहिर कर रही हैं कि कहीं फोकस जो है अब महंगाई ना हो जाए जबकि ग्रोथ रहना चाहिए था। तो इस पर आपका एनालिसिस क्या है सर? ग्रोथ की एम्फेसिस तो बिल्कुल सही है, लेकिन महंगाई की चिंता थोड़ी एक्सेसिव है, क्योंकि बाकी दुनिया में जो महंगाई है उसके परिप्रेक्ष्य में ही भारत की महंगाई को देखना चाहिए। और ये एक्सोजेनस फैक्टर से ड्रिवन है, पर्टिकुलरली जो क्रूड प्राइसेस हैं वो जो इंपोर्ट बिल बढ़ा देती हैं और सारी यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देती हैं, इसलिए जो है वो जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग का जो इंक्रीज है इन्फ्लेशन का बाकी बड़े बड़े एडवांस्ड कंट्रीज में भी और इमर्जिंग इकोनॉमीज में उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा रहा है। तो मेरे अनुमान से ये चिंता एक राजनीतिक अवश्य हो सकती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से विशेषतः अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एम्फेसिस अभी भी नीति निर्धारकों की ग्रोथ पर ही होनी चाहिए, और आरबीआई जो है वो 6% से थोड़ा ही ज्यादा पर चल रहा है, जो कि मेरे अनुमान के हिसाब से अच्छा है, कि उसका एक फायदा है, और वो फायदा ये है कि हम लोग का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रियल जीडीपी ग्रोथ से करीब करीब 10% से भी ज्यादा है, 10% पॉइंट से भी ज्यादा है, और उसका एक प्रभाव पड़ता है टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी के ऊपर। इसी कारण से हम लोग का जो बजटेड असम्पशन है उससे करीब 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। तो एक हाउस होल्ड की दृष्टि से भी और सरकार की वित्तीय दृष्टि से भी थोड़ा चिंता की बात अवश्य है, लेकिन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसके कुछ पॉजिटिव स्पिन ऑफ्स भी हैं। बट आज का वित्त मंत्री का बयान आप किस तरह से देखते हैं, और महंगाई का प्रोजेक्शन आप ट्रेजेक्ट्री क्या देख रहे हैं? क्या अभी आरबीआई को और बदलाव करने पड़ेंगे, रेट्स में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, या वहां पर भी कोई स्कोप देख पा रहे हैं आप? मुझको उम्मीद है कि अभी भी आरबीआई को शायद जो पॉलिसी रेट है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ोतरी 25 से 35% बिंदुओं की हो सकती है, और 6% से कम लाने की आवश्यकता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है, और मेरा ख्याल है कि शायद 2 या 3 क्वार्टर लगेंगे वहां तक पहुंचने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार से जीडीपी के जो आंकड़े होते हैं अक्सर बड़े जटिल होते हैं, आम लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन बिटवीन द लाइंस आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण किया उसका। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डी के श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच।